नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम, आपकी कहानियों वाली सहेली। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी जिंदगी की एक और परत आपके सामने खोलने। आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी उलझी हुई और शायद थोड़ी नाजुक भी। ये कहानी है रिश्तों की, भावनाओं की और उन अनोखे एहसासों की जो कभी कभी हमारी जिंदगी में चुपचाप दस्तक दे जाते हैं। मेरी जिंदगी जो हमेशा से खुली किताब सी रही है, उसमें भी कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन पर धूल की मोटी परत जम गई थी। आज मैं उन्हीं धूल भरे पन्नों को पलटने जा रही हूँ। मेरा नाम पूनम है, जैसा कि आप सब जानते हैं। मैं 30 के आसपास हूँ, लेकिन मुझे देखकर कोई ये नहीं कहता। शायद मेरी आंखें, जिनमें अब भी एक बचपना झलकता है, या फिर मेरे बाल, जो मैं अक्सर खुले रखती हूँ, मुझे कम उम्र का दिखाते हैं। मेरा रंग गोरा है और मेरा कद औसत। मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती, बस एक हल्की सी लिपस्टिक और काजल जो मेरी आंखों की चमक को और बढ़ा देता है। मेरा दिन सुबह की चाय से शुरू होता है। बालकनी में बैठकर सूरज की पहली किरणें जब मेरे चेहरे को छूती हैं, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। फिर घर के काम, बच्चों का स्कूल, पति का ऑफिस, सब कुछ एक रूटीन में बंधा हुआ। लेकिन इस रूटीन के पीछे एक खालीपन था। एक ऐसी जगह जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती थी, जहां मैं सिर्फ अपने साथ होती थी। कभी कभी मैं घंटों खिड़की के बाहर ताकती रहती, बादलों को देखती और सोचती कि क्या मेरी जिंदगी भी इन्हीं बादलों की तरह है, जो बस चलते रहते हैं बिना किसी मंजिल के। पति अपने काम में व्यस्त, बच्चे अपनी दुनिया में। मैं अक्सर घर में अकेली महसूस करती थी। दीवारों की चुप्पी, बर्तनों की खनखनाहट और मेरी अपनी सांसों की आवाज़। कभी कभी मुझे लगता कि मैं बस एक साया हूं जो इस घर में भटक रहा है। शाम को जब सब लौट आते, तो भी वो खालीपन पूरी तरह नहीं भरता था। एक भीड़ में भी अकेलापन, ये एहसास कितना अजीब होता है ना? मेरे पिताजी का देहांत हुए कुछ साल हो गए थे। माँ अकेली रह गई थीं और हम सब बच्चों को उनकी चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि वो दोबारा शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर हम सब थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उनकी खुशी के लिए हम तैयार हो गए। उनकी दूसरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो स्वभाव से बहुत अच्छे थे, यानी मेरे सौतेले पिताजी। उनका नाम रमेश था। रमेश जी उम्र में माँ से थोड़े बड़े थे और स्वभाव से शांत। पहली बार जब वो हमारे घर आए, तो एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। उनकी चाल में एक ठहराव था और उनकी आवाज़ में एक गंभीरता। मैंने उन्हें हमेशा एक सम्मानजनक दूरी से देखा। उनके आने से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन जस का तस था। रमेश जी ने धीरे धीरे हमारे परिवार में अपनी जगह बना ली। वो माँ का बहुत ध्यान रखते थे और माँ भी बहुत खुश थी। मेरी उनके साथ बातचीत कम ही होती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी मुझे हमेशा महसूस होती थी। कभी कभी मुझे लगता कि वो मुझे बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो नज़रें हटा लेते। ये सब मेरे मन का वहम था या कुछ और, मुझे समझ नहीं आता था। एक दोपहर मैं सीढ़ियों से उतर रही थी। मैंने अभी अभी पोछा लगाया था और शायद पैर फिसल गया। मैं संतुलन खोने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा कि अब मैं गिरने वाली हूँ। तभी एक मजबूत हाथ मेरी कमर पर आया और मुझे सहारा दिया। मैंने आंखें खोलीं तो देखा रमेश जी मेरे ठीक पीछे खड़े थे। उनका हाथ अभी भी मेरी कमर पर था और उनकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। उनकी आंखों में चिंता थी और मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, धन्यवाद रमेश जी। उन्होंने बस इतना कहा, ध्यान से। पूनम, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। उस दिन के बाद से वो पल मेरे जहन में अटक गया। कुछ दिनों बाद हम सब घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे बहुत उत्साहित थे और रमेश जी उन्हें पतंग उड़ाना सिखा रहे थे।
मेरी साड़ी का पल्लू पतंग की डोर में उलझ गया। मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो और उलझता जा रहा था। रमेश जी ने देखा तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, लाओ मैं निकाल देता हूँ। वो मेरे बहुत करीब आ गए और उनके हाथ मेरे कंधे पर टिक गए, जैसे मुझे सहारा दे रहे हों। उनके हाथ जब मेरे पल्लू को सुलझाने लगे तो उनकी उंगलियां मेरे गले के पास से गुजरी। एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उसका एहसास बहुत गहरा था। मुझे लगा कि जैसे बिजली का एक छोटा सा झटका लगा हो। मैं अपनी सांसें रोककर खड़ी रही जब तक उन्होंने पल्लू नहीं सुलझाया। हो गया, उन्होंने कहा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने बस सिर हिलाया। एक और दिन मैं किचन में थी और गरम चाय के कप टेबल पर रखने जा रही थी। रसोई का दरवाज़ा थोड़ा छोटा है और मैं निकलते हुए लड़खड़ा गई। चाय छलकी नहीं, लेकिन मेरे हाथ से कप फिसलने लगा। तभी रमेश जी जो मेरे पीछे से गुजर रहे थे, उनका हाथ मेरे हाथ पर आया और उन्होंने कप को थाम लिया। उनकी उंगलियां मेरे हाथ को छू गईं और चाय की गर्माहट से ज्यादा उनके स्पर्श की गर्माहट मुझे महसूस हुई। अरे ध्यान से, उन्होंने कहा। मैंने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। वो अक्सर मुझे छोटी छोटी बातों पर सलाह देते। पूनम, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो या तुम्हें ये ज्यादा सूट करेगा। उनकी बातें हमेशा मदद के इरादे से होती थीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि वो मेरे बहुत करीब आ रहे हैं। एक दिन मैं बालकनी में पौधे लगा रही थी। एक भारी गमला मुझे उठाना था और मैं उसे हिला भी नहीं पा रही थी। रमेश जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, लाओ मैं मदद कर देता हूँ। उन्होंने गमले को उठाया और जब उन्होंने उसे अपनी जगह पर रखा तो उनका हाथ मेरी पीठ के निचले हिस्से से हल्का सा टकराया। वो बस एक क्षण था, लेकिन उस पल में मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक गई हैं। मैंने बस सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी जब मैं शाम को बालकनी में बैठी होती तो वो मेरे पास आकर बैठ जाते। हम बातें करते, कभी मौसम की, कभी बच्चों की। एक शाम चांदनी रात थी। मैं छत पर टहल रही थी। रमेश जी भी वहां आ गए। हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, पूनम तुम बहुत सोचती हो है ना। मैंने कहा, शायद। मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। वो बोले, पता है, कभी कभी हमें अपने मन को खुला छोड़ देना चाहिए। कुछ बातें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन था। मुझे लगा कि वो मेरे खालीपन को समझते हैं। उस रात उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। एक और बार मैं सीढ़ियों पर बैठी थी और मेरे पैर में मोच आ गई थी। दर्द इतना था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। रमेश जी ने देखा तो वो जल्दी से मेरे पास आए। उन्होंने झुककर मेरे पैर को देखा और फिर धीरे से उसे सहलाने लगे। उनका स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे मेरे पूरे शरीर में एक लहर दौड़ गई हो। मैंने आंखें बंद कर ली। दर्द हो रहा है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में इतनी चिंता थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने मेरा पैर बहुत धीरे से उठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आता हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दिया और मैं उनके कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने कमरे तक पहुंची। उस दिन मुझे लगा कि वो सिर्फ सौतेले पिताजी नहीं हैं, बल्कि कोई ऐसा है जो मेरी परवाह करता है। उनकी बातें कभी कभी मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती थीं। एक बार उन्होंने कहा, पूनम तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है जिसे हर कोई नहीं देख पाता। उनकी इस बात से मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने कभी किसी से ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी, खासकर इस तरह से। उनकी बातें हमेशा मासूम होती थीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मुझे उनकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। एक रात मैं बहुत परेशान थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बालकनी में आ गई। थोड़ी देर बाद रमेश जी भी वहां आ गए। वो मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। क्या हुआ पूनम, इतनी रात को? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, बस नींद नहीं आ रही। उन्होंने मेरे पास आकर बैठ गए। कभी कभी ऐसा होता है, उन्होंने कहा।
मन में कुछ होता है जो हमें सोने नहीं देता। मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कह सकती हो अगर चाहो तो। मैं सुनूंगा। उनकी बातें इतनी नरम थीं कि मुझे लगा कि मैं उनके सामने अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ, कि मेरी जिंदगी में एक खालीपन है जिसे मैं भर नहीं पा रही हूँ। उन्होंने मेरी बात धैर्य से सुनी। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुकी तो उन्होंने कहा, पूनम, कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कुछ खालीपन होता है। जरूरी यह है कि हम उसे कैसे भरते हैं। उनकी आवाज में एक गहरा ज्ञान था। उस रात मुझे लगा कि उन्होंने मेरे दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मुझे अपने स्वर्गीय जैविक पिताजी के वकील का फोन आया। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मैं वहां गई तो वकील साहब ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी ने अपनी पूरी औद्योगिक संपत्ति मेरे नाम कर दी है, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को हमेशा मेरी चिंता रहती थी, खासकर मेरे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हायर किया था जो उनकी मृत्यु के बाद भी मेरी देखभाल करे, मेरी शारीरिक और भावनात्मक खैरियत पर नज़र रखे और सुनिश्चित करे कि मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक रहती हूँ तभी मुझे उनकी संपत्ति मिलेगी। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, वो व्यक्ति कौन है? वकील साहब ने एक नाम लिया, रमेश। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश जी, मेरे सौतेले पिताजी। वो एक पूर्व जासूस थे जिन्हें मेरे पिताजी ने मेरी जासूसी करने के लिए हायर किया था। ये सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो सारी बातें, वो सारे स्पर्श, वो सारी चिंता, क्या वो सब सिर्फ एक नाटक था? क्या वो सब सिर्फ एक काम था? क्या उनकी सारी बातें, उनके सारे एहसान सिर्फ एक नौकरी का हिस्सा थे? मेरे मन में एक तूफान आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं। धोखा, गुस्सा या एक अजीब सा खालीपन। मुझे लगा कि जिस व्यक्ति पर मैंने इतना विश्वास करना शुरू कर दिया था, वो सिर्फ एक जासूस था। उनकी आंखें जो मुझे इतनी सच्ची लगती थीं, क्या वो सब झूठ था? मैं घर लौट आई और रमेश जी को देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो अभी भी वैसे ही थे, शांत और गंभीर। लेकिन मेरी नज़रें उन्हें अब अलग तरह से देख रही थीं। क्या ये इंसान सच में मेरी परवाह करता था या ये सब सिर्फ एक नौकरी का हिस्सा था? अगले कुछ दिनों तक मैं उनसे बचती रही। मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक शाम वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पूनम, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे मन में इतने सवाल थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, आप मेरे पिताजी के लिए काम करते थे, है ना? उनकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वो शांत हो गए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था। वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, पूनम। उन्हें तुम्हारी चिंता रहती थी। तो वो सब नाटक था? मैंने पूछा, मेरी आवाज़ कांप रही थी। नहीं पूनम, उन्होंने कहा, वो नाटक नहीं था। हाँ, ये एक काम था, लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आया, तुम्हारी बातें सुनी, तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें सच में समझना चाहता हूँ। वो स्पर्श, वो बातें, वो सब मेरी तरफ से सच्चे थे। मुझे उनकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। मुझे लगा कि शायद वो सच बोल रहे हैं। शायद उनका काम ही उन्हें मेरे करीब लाया, लेकिन उनके एहसासात सच्चे थे। ये जिंदगी कितनी अजीब है ना दोस्तों? कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। रमेश जी, जिन्हें मैं सिर्फ सौतेले पिताजी मानती थी, वो मेरे लिए एक जासूस निकले। लेकिन उस जासूसी के पीछे एक इंसान था
जिसके एहसासात सच्चे थे। ये कहानी मुझे ये सिखाती है कि हम कभी कभी किसी को पूरी तरह नहीं जान पाते। हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है, एक राज होता है। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी और समझदारी दिखानी चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।